करने का स्विच कैसा होगा। यह एक आइसोलेटर है जो 400 केवी लाइन को बंद करने के लिए लगा हुआ है, जो ठीक हमारे घर के स्विच जैसे ही काम करता है। लेकिन जब लाइन को बंद करने के लिए इस आइसोलेटर का कनेक्शन हटाते हैं तो आप देखोगे कि हमने आइसोलेटर का कनेक्शन हटा भी दिया, फिर भी एयर के थ्रू यहाँ पर इतनी हेवी स्पार्किंग से कनेक्शन बना हुआ है। अब इतनी हेवी स्पार्किंग से आइसोलेटर के कॉन्टेक्ट मेल्ट होने लगेंगे। अभी तो लाइन 400 केवी की है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 1100 केवी तक होता है, तो आइसोलेटर लाइन में लगा जरूर से रहता है लेकिन ऑन लोड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए एक पावरफुल डिवाइस बनाई गई जिसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। यह 132 केवी से लेकर 1100 केवी तक किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकता है एकदम सेफ्टी के साथ में, और लाइन में यदि कोई फॉल्ट आता है तो भी यह अपने आप ट्रिप हो जाता है। आप जो सर्किट ब्रेकर देख रहे हो वह SF6 सर्किट ब्रेकर है। तीनों फेज के लिए सेम मैकेनिज्म होता है, लेकिन यह मैकेनिज्म अलग अलग इन बुशिंग में ऑपरेट करता है। जो अपर टर्मिनल है वह मेन लाइन से आता है और ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाता है, और लोअर टर्मिनल से सर्किट ब्रेकर का आउटपुट निकलता है। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में ही सर्किट को ब्रेक करने का मैकेनिज्म लगा रहता है। अपर टर्मिनल एकदम फिक्स होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। यहाँ पर रोड लगी रहती है, वह कॉपर की है। लोअर टर्मिनल में भी एक कॉपर की रोड लगी हुई है जो मूव कर सकती है। यह रोड अंदर से खोखली होती है और ऊपर टर्मिनल से अपना कॉन्टेक्ट बनाती है। लोअर कॉन्टेक्ट खुद तो मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इस कॉपर की रोड को मूव करवाने का मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। यहाँ पर लगे मूविंग कॉन्टेक्ट बुशिंग के बाहर से ऑपरेट होते हैं। मानकर चलते हैं लाइन ऑन है और सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर दो कंडीशन है, यदि लाइन में कोई फॉल्ट आ गया या फिर सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली बंद करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में सेम ही प्रोसेस से लाइन ब्रेक होती है। इस मैकेनिज्म के अंदर दो स्प्रिंग लगी रहती है और फिलहाल दोनों की दोनों स्प्रिंग लोडेड है। नीचे एक रिले लगी हुई है प्लंजर सिस्टम के साथ में। सर्किट ब्रेकर के पास में एक करंट ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, तो जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो करंट ट्रांसफार्मर से हाई करंट फ्लो करने लगेगा और करंट ट्रांसफार्मर रिले को बताता है कि सर्किट ब्रेकर से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ब्रेकर को ट्रिप करने की जरूरत है। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर एक्सट्रीमली हाई करंट पर ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर में लगी हुई रिले मुश्किल से 12 से 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करती है। फिर यह आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर तो इस वीडियो में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हिंट आपको आगे मिल जाएगा। दोस्तों इस सिटी का हाई करंट रिले से फ्लो करेगा तो रिले ऑपरेट होगी और इसमें लगे प्लंजर को बाहर की साइड में फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लगी होल्डिंग लेस लीवर को फ्री कर देगी और लीवर पर लोडेड स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है तो बहुत हाई स्पीड में स्प्रिंग इस रोड को नीचे की तरफ पुल करेगी और लाइन बंद हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है, इस हाई वोल्टेज लाइन ने आइसोलेटर को भी नहीं छोड़ा तो सर्किट ब्रेकर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी। जब स्प्रिंग नीचे आएगी तो बुशिंग के नीचे एक छोटा गियर बॉक्स लगा रहता है जिससे तीनों बुशिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है ताकि स्प्रिंग का फोर्स तीनों बुशिंग पर इक्वली पहुंच सके। जब स्प्रिंग नीचे जाएगी तो इस रोड पर डायरेक्ट स्प्रिंग का फोर्स आता है जिसको मूविंग आर्सिंग कॉन्टेक्ट बोलते हैं। यह रोड नीचे से इंसुलेटेड रहती है और ऊपर से अपर कॉन्टेक्ट से कनेक्शन बनाती है। तो इस रोड के साथ में यहाँ पे लगा हुआ सिलेंडर नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा रहता है जो एकदम फिक्स होता है और इस सिलेंडर और पिस्टन के बीच में SF6 गैस भरी रहती है जिसका प्रेशर 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब सिलेंडर नीचे जाएगा तो पिस्टन गैस को कंप्रेस करने लगेगा और गैस को कंप्रेस करके इसका प्रेशर 14.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंचा देगा। जैसे ही यह कॉन्टेक्ट एक दूसरे से दूर होंगे तो जबरदस्त आर्क जनरेट होगी, लेकिन पिस्टन गैस का इतना प्रेशर बढ़ा देगा कि इस नोजल से हाई स्पीड में प्रेशर से SF6 गैस इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में आने लगेगी। SF6 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो यह नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होने लग जाएगी जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हेवी है, तो इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो आर्क जनरेट होगी उसको यह खत्म कर देगी, क्योंकि इसके जो नेगेटिव आयंस है वह हेवी वेट की वजह से इसकी मोबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह मूव नहीं कर पाएंगे और वहीं पे खत्म हो जाएंगे। SF6 गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने से यह लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, तो यहाँ पर साइड में हीटर लगे रहते हैं जो इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने देती, क्योंकि गैस लिक्विड में बदल गई तो फिर तो लाइन ब्रेक होगी ही नहीं। फिलहाल सर्किट ब्रेकर को तो बंद कर दिया, लेकिन एक रिस्क यहाँ पर अभी भी बनी हुई है कि इन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए सर्किट ब्रेकर के बाद में आइसोलेटर लगा रहता है। तो जब हम मैनुअली सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं किसी लाइन पर काम करने के लिए, तो सर्किट ब्रेकर को बंद करने के बाद में आइसोलेटर को जरूर से ओपन किया जाता है डबल सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब इतनी पावरफुल लाइन सडनली ब्रेक होती है तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि अब तक जो करंट हाई स्पीड में फ्लो कर रहा था उसको कोई पाथ नहीं मिलेगा जाने के लिए, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट से करंट वापस पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जिस तरीके से हाई स्पीड में फ्लो होते हुए पानी को हम एकदम से रोक देते हैं तो उसमें पीछे की तरफ वेव्स बनने लगेंगी, ठीक ऐसा ही करंट के साथ में होता है। और यह करंट इतना पावरफुल होता है कि जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसको भी अनस्टेबल कर सकता है या फिर किसी ट्रांसफार्मर को डैमेज भी कर सकता है। बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं पीछे की डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए। तो जनरली जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उनको ब्रेक नहीं किया जाता जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन या कोई जबरदस्त फॉल्ट ना हो। आपने देखा होगा कि हमारी लाइट चली जाती है लेकिन जीएसएस में एनी टाइम अवेलेबल रहती है, वह इसलिए क्योंकि इन लाइन को ब्रेक करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। 132 केवी या इससे जितनी भी छोटी लाइन है उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, जिनका बड़ी लाइनों पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब लाइन को वापस कनेक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं होता, जिसको समझने के लिए हमें वापस इसके मैकेनिज्म पर आना होगा। लाइन फिलहाल बंद है, एक स्प्रिंग अनलोडेड भी हो गई है, तो लाइन को क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक और रिले लगी रहती है, तो इस रिले को कंट्रोल पैनल से सिग्नल दिया जाता है और यह भी ठीक ऊपर वाली रिले की तरह ऑपरेट करती है और इसका प्लंजर क्लोजिंग होल्डिंग लेज को फ्री कर देता है। फ्री होते ही इस केम पर क्लोजिंग स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है जो अभी भी लोडेड है और यह इस केम को स्पीड में रोटेट करवाती है। केम पिन लीवर पर फोर्स लगाएगी और लीवर वापस इस साइड वाली स्प्रिंग को लोड कर देगा, जिससे लाइन वापस क्लोज हो जाएगी। जो स्प्रिंग लाइन को ट्रिप करती है उसको सिर्फ क्लोजिंग स्प्रिंग ही चार्ज कर सकती है और क्लोजिंग स्प्रिंग को वापस चार्ज करने के लिए साइड में एक मोटर लगी रहती है, तो सर्किट ब्रेकर के क्लोज होते ही यह स्प्रिंग को वापस धीरे धीरे लोड करने लग जाएगी। इन सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम सिर्फ 40 to 60 मिलीसेकंड का होता है और यदि लाइन ब्रेक होते टाइम आप सर्किट ब्रेकर के पास में खड़े रहते हो तो गैस और इसके ऑपरेशन की आवाज आसानी से सुनाई दे जाएगी। सर्किट ब्रेकर में जो SF6 गैस होती है वह इन बुशिंग के अंदर ही बंद रहती है, क्योंकि यह हार्मफुल भी है और एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाती है। यहाँ पर लगा मीटर इसका प्रेशर बताता रहता है, तो प्रेशर डाउन होते ही गैस की रीफिलिंग की जाती है। जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को वापस कनेक्ट करते हैं तो यह ट्रांसफार्मर के लिए खतरनाक हो सकती है, तो इसका भी